हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, ये है प्रीलिम्स शॉर्ट न्यूज़ का जो छोटा वाला लेक्चर आता है, जिसे आप इसमें मैं सिर्फ जो प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ होती है वही कवर करता हूँ। 10 से 15 मिनट के बीच का ये पूरा लेक्चर होता है। इससे आप डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पूरे जो न्यूज़पेपर होते हैं अलग अलग, वहाँ से मैं सारी न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ। वहाँ से आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे पोक्कली राइस। पोक्कली राइस सबसे पहले आप देखेंगे, इसे आप केरला के अंदर देखने को मिलता है। ये राइस, इसे बेसिकली आप देखेंगे ये ओवरकम, जिससे कि जो सी वाटर, जैसे कि आपने देखा होगा पैडी फील्ड्स में जो आ जाता है, जो सी वाटर है उसको भी ये रेजिस्ट कर सकता है। मतलब समुद्र के पानी, खारे पानी में भी ये राइस ग्रो कर सकता है। और ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है कि अब राइस ये जो केरला में उगाया जाता है, इसे वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनको भी रेकमेंड किया जा रहा है कि वहाँ पे भी अब पोकली वैरायटी ऑफ राइस जो है इसको वहाँ पे उगाया जाएगा। जो कि पैडी फील्ड्स आपको देखने को मिलते हैं सुंदरबन के एरियाज में, जो कि वर्ल्ड के एक सबसे बड़े डेल्टा में आता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा का पानी गिरता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो एरिया था, जो अम्फान की वजह से, अम्फान साइक्लोन आया था, जो इसकी वजह से बहुत बड़ा एक जो रीजन था वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का, वो ये रीजन अफेक्ट हुआ था, जिससे कि वहाँ की जो पैडी राइस थी, जो गेहूँ वहाँ पे, सॉरी चावल लगा हुआ था, वो ख़राब हो गया। पोकली राइस की जो वैरायटी है, इसे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सी वाटर में ये उगाया जाता है। ये जो राइस पैडीज है, कोस्टल एफुजुआ, उसके बाद एर्नाकुलम और थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला के अंदर है, वहाँ पे ये राइस अक्सर उगाया जाता है। इसे हमारे देश में जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जीआई टैग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो पोक्कली राइस को आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ये केरला के अंदर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये समुद्र के खारे पानी में भी इसको उगाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप केरला का जो रीजन देखेंगे, यहाँ वाले रीजन में कहीं ना कहीं इसको कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है, जहाँ पे अक्सर समुद्र का पानी पैडी एरियाज में आ जाता है। जो वितिला टू ये बोलते हैं, लेटेस्ट वैरायटी है जो पोकली राइस की। इसे केरला के द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फील्ड स्टेशन से रिलीज़ किया गया कि ये एक दूसरी तरीके की पोकली राइस है, जो जिसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। तो चलता हूँ अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ में बात की जा रही है माय गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म की। गोवा ने अभी लॉन्च किया है माय गोवा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिससे कि एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के टाइप में आने वाले टाइम में एक अच्छा, एक जो आम जनता है वो कंट्रीब्यूट कर सके पॉलिसी मेकिंग में। कैसे जो स्ट्रेंथन किया जा सके पॉलिसी, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, आम लोगों को कैसे गवर्नेंस प्रोसेस से जोड़ा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक अलाउ किया जा सके कि नेशन वाइड जो ऑडियंस है इससे कनेक्ट हो, जिससे कि अच्छी पॉलिसीज़, लोगों के इश्यूज़ को अच्छे से एड्रेस किया जा सके। ऑल द सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग डिफरेंट फोरम से। माई माई GOV, जिसे बोलते हैं MyGOV.in, ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, जो कि 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसमें जो बेसिक इसका काम है कि ये इसमें जो सिटीजन्स होते हैं, एक्टिव सिटीजन्स, उनको प्रमोट किया जाएगा पार्टिसिपेशन, उनको जो गवर्नेंस है, जो कैसे पूरे जो सिस्टम को चलाया जा सकता है, कैसे अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, उन सारी कामों में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये एक प्लेटफॉर्म है। आपको इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकता है MyGOV.in के बारे में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसका काम है, जो मैंने अभी आप सबको बताया, पॉलिसी मेकिंग, अच्छी गवर्नेंस के लिए काम करना। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। परिवार पहचान पत्र योजना 2019, ये हरियाणा सरकार की एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पे गवर्नमेंट, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, इसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसमें हर, मतलब फैमिली को मॉनिटर करने की बात की जा रही है कि हर एक फैमिली को एक अलग यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसमें 8 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे उस फैमिली को पहचाना जा सकेगा। ये सारी जो कवायद है वो इसलिए करी जा रही है, जिससे कि जो आम लोग हैं वहाँ पे, जो गरीब, जो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंसान है, उसको सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से लेके आती है, उससे बेनिफिट मिल सके प्रॉपरली। अगर सारी जो फैमिलीज़ हैं वो रजिस्टर्ड होंगी
इसमें, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से फ़ायदा उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारी जो स्टेट्स हैं, इन्होंने भी ये सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है, और जो पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे इसे और अच्छा बनाएंगी, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट आप देखेंगे अभी एक बहुत ही ह्यूज एक्सप्लोशन देखने को मिला बेरूत पोर्ट के अंदर। इसमें आपने देखा लगभग 2700 टन अमोनियम जो नाइट्रेट था, इसे स्टोर किया गया था पिछले 6 सालों से, एक ही जगह पे स्टोर कर रखा गया था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बेरूत पोर्ट, तो बेरूत पोर्ट आप देखिए, ये लेबनन है पूरा। इस लेबनन में जो आपको देखने को मिलेगा, ये छोटा सा जो हिस्सा है जो मैं यहाँ मार्क आउट कर रहा हूँ, ये है बेरूत पोर्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है ऐसे कि बेरूत पोर्ट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज इज इन विच कंट्री, लेबनन, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज करता है यूपीएससी। अगर आप इसका जो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लेबनन एक छोटा सा कंट्री है, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये है लेबनन। तो आप याद रख सकते हैं। इसके जो नियर बाय अराउंड कंट्रीज है देखेंगे, जैसा कि सीरिया है, इजराइल है, उसके बाद यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो जब भी आप कोई भी न्यूज़ कवर करें तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली, जितना उसका हिस्टोरिकल एंगल है, जोग्राफिकल एंगल है, इकोनॉमिकल एंगल है, टेररिज्म से सोशल एंगल है, वो सारे इश्यूज़ को आप एक उसको एक्सप्लोर करें, जिससे कि अच्छे से आप वो चीज़ समझ सकें। एक होलिस्टिक आपको अप्रोच होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को अच्छे से समझें। तो यही बात है यहाँ पे। अमोनियम नाइट्रेट है एक केमिकल कंपाउंड जिसका केमिकल फार्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, NH4NO3। ये आप याद रखिएगा। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें आपको देखेंगे आयंस ऑफ अमोनियम और नाइट्रेट। ये एक केमिकल इंग्रेडिएंट है, कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि एग्रीकल्चर, जो कि आप देखेंगे खाद बनाने में अक्सर इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे इसका जो कंपोनेंट है एक्सप्लोजिव कंपोजिशन, इसमें आप देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। और एक बहुत बड़े बड़े जिसे आप बोलते हैं बहुत बोलते हैं ना कि बहुत बारूद, जो जैसे तो पुलवामा में इंडिया में अटैक हुआ तो वहाँ पे इसका एक मेजर कंटेंट इसका यूज़ हुआ, जिससे उड़ा दिया गया पूरे हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सैनिक शहीद भी हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्योर जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि एक स्टेटमेंट में कि प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, तो आप वहाँ पे उसे बिल्कुल तुरंत उसे कट डाउन कर दीजिए कि क्योंकि प्योर अमोनियम जो होता है अमोनियम नाइट्रेट वो एक्सप्लोसिव बिल्कुल भी नहीं होता अपने आप से। इसे क्लासीफाई किया गया है ऑक्सीडाइजर के तौर पर ग्रेड 5.1 यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एज अ डेंजरस गुड। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एक ये नुकसान पहुंचा सकता है, और बहुत ही ह्यूज एक ब्लास्ट देखने को मिला था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ढोल कंजर्वेशन, ये आप देखिए, ये इसे बोलते हैं, ये ढोल इस जानवर को बोलते हैं ढोल। इसके बाद आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो सोसाइटी है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ने इसमें बोला है कि इस जो ढोल है इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया, रैंक हाई किया गया है। जो स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इनको चाहिए कि ये इंक्रीज़ करें अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स, जिससे कि ऐसी जो स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड के लेवल पे पहुँच गई इनको बचाया जा सके, जिससे कि रिड्यूस किया जा सके ईज़ ऑफ ग्रांटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप बेसिकली क्या है कि आजकल जंगलों को काट के वहाँ पे अलग अलग माइनिंग करी जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करी जाती हैं, जिसके जो क्लियरेंसेस हैं वो प्रॉपरली नहीं किए जाते। अभी इसी बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बताया था कि कैसे हमारे देश में गवर्नमेंट बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो उनका जो पूरा सिस्टम है वो अलाउ कर रही है कि वो वहाँ पे माइनिंग करें, और कोई भी उसका क्या असर हो रहा है एनवायरनमेंट पे, क्या असर हो रहा है फ्लोरा, क्या असर हो रहा है फाउना पे। तो ये सारी चीज़ें को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में कैसे काम कर पाएंगे हम लोग, जो अचीव करने हैं हमें।
ढोल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपेक्स प्रेडेटर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है टाइगर प्रोजेक्ट में, लेकिन सिर्फ टाइगर को ही बचा के रखने में फ़ायदा नहीं है ना, टाइगर के साथ जो और सारे जो जानवर हैं, जो मैंने जैकॉल बताया था आपको अभी कुछ दिन पहले, जैकॉल, फॉक्सेस, ये सारे भी, इनको भी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, तभी तो होलिस्टिक जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, बिसाइड्स टाइगर, ढोल एक बहुत ही बड़ा लार्ज कार्निवोर है जो मतलब मास पे डिपेंड करता है, अंडर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ढोल। ये आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है वीडियो। थैंक यू।